हेलो एवरीवन। अब देखो, कल हमने लास्ट क्लास के अंदर केमिकल शिफ्ट के बारे में पढ़ लिया था। इससे पहले हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी देख ली थी और हमने टीएमएस के बारे में पढ़ा था, टेट्रामेथिल सिलेन के बारे में पढ़ा था। अब इससे ही रिलेटेड आप लोगों का एक क्वेश्चन आया हुआ है, लिखो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में टीएमएस का क्या महत्व है। ये हेडिंग डाल दो, एनएमआर में टीएमएस का महत्व, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, यही क्यों लिया गया था। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है, क्वेश्चन आया हुआ है और इसको ऐसे भी पूछा गया है, रासायनिक शिफ्ट या फिर केमिकल शिफ्ट को ज्ञात करते समय टीएमएस का उपयोग ही क्यों किया जाता है। मतलब ये भी पूछ लिया जाता है कि टीएमएस का ही क्यों यूज़ किया जाता है, ऐसा क्या है टीएमएस के अंदर। तो आंसर के अंदर लिखना टीएमएस टेट्रामेथिल सिलेन। देखो ये होता है हमारा टीएमएस टेट्रामेथिल सिलेन, ये है टीएमएस। लिखो टीएमएस यानी टेट्रामेथिल सिलेन, ब्रैकेट में ये स्ट्रक्चर बना लेना। स्पेक्ट्रोस्कोपी में टीएमएस को संदर्भ यौगिक रेफरेंस कंपाउंड, संदर्भ यौगिक यानी रेफरेंस कंपाउंड माना जाता है। विभिन्न कारणों से इसे उपयोग में लिया जाता है, इसके बहुत रीजंस है जिसके कारण इसे यूज़ लिया जाता है। लिखो पहला जो कारण है वो क्या है, टीएमएस अक्रिय होने के कारण, टीएमएस अक्रिय होने के कारण अन्य यौगिकों से, अन्य कार्बनिक यौगिकों से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनसे रिएक्शन नहीं करता है। टीएमएस अक्रिय होने के कारण ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शंस नहीं करता है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकेंड लिखो, टीएमएस का क्वथनांक कम होता है, टीएमएस का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। टीएमएस का क्वथनांक कम होता है, यह आसानी से वाष्पन द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, वेपोराइजेशन से इसको अलग कर सकते हैं इजीली, यह आसानी से वाष्पन द्वारा अलग किया जा सकता है। टीएमएस के सभी 12 प्रोटॉन, टीएमएस के सभी 12 प्रोटॉन रासायनिक तुल्य होते हैं। अब ये रासायनिक तुल्य अतुल्य भी हम पढ़ेंगे। सभी 12 प्रोटॉन रासायनिक तुल्य होते हैं, अतः टीएमएस का सिग्नल, जो टीएमएस का सिग्नल है वो निम्नतम 0.0 ppm पर आता है, बहुत ही कम होता है, 0.0 ppm पर आता है। टीएमएस, नेक्स्ट लिखो, टीएमएस के सिग्नल को मानकर टीएमएस के सिग्नल को मानक मानकर लिखो। मानक मानकर मतलब रेफरेंस, हम कोई भी चीज़ को मानक मानते हैं ना, मानक स्टैंडर्ड मानकर टीएमएस के सापेक्ष किसी भी, टीएमएस के सापेक्ष किसी भी प्रोटॉन का
रासायनिक शिफ्ट ज्ञात किया जा सकता है। कोई भी प्रोटॉन को का रासायनिक शिफ्ट ज्ञात किया जा सकता है। अन्य प्रोटॉन्स का केमिकल शिफ्ट ज्ञात किया जाए। नेक्स्ट लिखो टीएमएस में टीएमएस सभी, ऐसे लिखना, टीएमएस सभी ड्यूटरित विलायकों में विलयशील होता है। टीएमएस ड्यूटरित में विलयशील होता है। देखो हाइड्रोजन होता है, ड्यूट्रॉन होता है ना। तो इसी प्रकार से जैसे ही जल को विलायक लिया जाता है, वैसे D2O को भी एज ए सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है, इसीलिए ये उसमें विलयशील होता है। ये था हमारा टीएमएस का महत्व। ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने करवा दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्नल। जिस सिग्नल की हम बात कर रहे थे टीएमएस के अंदर भी, वो होते क्या हैं, है ना, और उनको कैसे निकाला जाता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लिखो सिग्नल। देखो किसी कंपाउंड में समतुल्य हाइड्रोजन का संकेत, समतुल्य हाइड्रोजन का संकेत, किसी कंपाउंड में समतुल्य हाइड्रोजन का संकेत या सिग्नल एक आता है। किसी कंपाउंड में समतुल्य हाइड्रोजन का सिग्नल एक आता है। ऐसे हाइड्रोजन जिनके चारों ओर का एनवायरनमेंट समान हो, तो ऐसे हाइड्रोजन जिनके चारों ओर का एनवायरनमेंट सेम हो, तो उनके सिग्नल भी समान होते हैं। और केमिकल शिफ्ट भी समान होते हैं। केमिकल शिफ्ट वो भी क्या होंगे, सेम होते हैं, समान ही होते हैं उनके केमिकल शिफ्ट भी। ठीक है, इन्हें इक्विवेलेंट हाइड्रोजन बोला जाता है। इन हाइड्रोजन्स को क्या बोला जाता है, इक्विवेलेंट हाइड्रोजन कहा जाता है। देखो किसी कंपाउंड में सिग्नल की संख्या, उसमें उपस्थित हाइड्रोजन के, किसी कंपाउंड में सिग्नल की संख्या उसमें उपस्थित हाइड्रोजन के चारों ओर के एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है। चारों ओर के एनवायरनमेंट पर निर्भर करती है। देखो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे CH3 या फिर हम CH4 लेते हैं। CH4 में सिग्नल क्या आएगा, एक ही तो सिग्नल आएगा। चारों ओर का एनवायरनमेंट कहने का क्या मतलब है, इस कार्बन के सारे हाइड्रोजन सेम है, इसके चारों ओर का एनवायरनमेंट सेम है, इसलिए इसका सिग्नल भी एक ही आएगा। लिखो ये। और एग्जाम्पल देखते हैं। CH3 अब देखो इसको मैं यूँ लिखूँ, आप मुझे बताना कि इसका एनवायरनमेंट क्या सेम है। देखो इस कार्बन के इधर भी कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है,
जब मैं इस कार्बन की बात करती हूँ तो इधर भी इसके कार्बन है और इधर हाइड्रोजन ही है, मतलब इसके पास जो हाइड्रोजन्स है उनका एनवायरनमेंट सेम ही है, तो कोई चेंज नहीं होगा। इसका भी सिग्नल क्या आएगा, 1 आएगा। ये बताओ, ये ए, ये भी ए, दोनों सेम ही है, दोनों सेम सिग्नल देंगे, लेकिन यहाँ 3 हाइड्रोजन है बट यहाँ तो 2 ही है ना, और इसके इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है, तो ये अपना अलग सिग्नल देगा, तो इसको बी मान लेंगे। तो सिग्नल टोटल कितने आएंगे, 2। आया समझ में? अब इसमें बताओ क्या होगा, क्या दिख रहा है आपको? क्या हाइड्रोजन के सिग्नल इसमें कितने आने चाहिए अकॉर्डिंग? मैं इसको अलग दूंगी क्योंकि ये एक ही है CH3, इसको मैं A मान लेती हूँ, इसको A, इन दोनों को B माना जाएगा आपके अकॉर्डिंग। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि इधर Cl जुड़ा हुआ है, तो इसका एनवायरनमेंट तो वैसे ही अलग हो गया है ना। इसके इधर तो CH3 है और इसके इधर CH2 है। अगर मैं इस CH2 की और इस CH2 की बात करूं तो इसके पास तो क्लोरीन जुड़ा है, जबकि इसके पास तो कोई क्लोरीन नहीं जुड़ा, तो इसका एनवायरनमेंट अलग हो जाएगा और इसका भी एनवायरनमेंट अलग होगा, तो इसके सिग्नल आएंगे 3। आगे मैंने बहुत सारे कंपाउंड्स लिख रखे हैं, इन सब के एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सिग्नल लिखने की ट्राई करो कि इनके कितने सिग्नल आने चाहिए, है ना। फिर हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट वाले में ये सब हाइड्रोजन का एनवायरनमेंट सेम है, एक ही सिग्नल आएगा। सेकंड वाला देख लो, इस वाले को और इस वाले को हम कंपेयर करते हैं। इस हाइड्रोजन के इधर जा रहे हैं Br आ रहा है, इस हाइड्रोजन के इधर जा रहे हैं Br आ रहा है ना, तो A सिग्नल। इस हाइड्रोजन के भी इधर Br है और इधर भी इसके Br है, तो इस दोनों का सिग्नल सेम ही हो गया, दोनों को AA नाम दे दिया। इस हाइड्रोजन के नीचे भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, और इस हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, कोई चेंजेस है नहीं, तो इन दोनों को ही B दे दिया। ठीक है, चाहे इस वाले का देख लो चाहे इस वाले का देख लो, सबके सिग्नल सेम ही है, तो इसका आंसर होगा 2। इसकी बात करते हैं हम, है ना। पहले आप लोग बताओ इसके अंदर कितने सिग्नल आने चाहिए, बताओ, सोचो इसमें कितने सिग्नल होंगे, कि कितने होने चाहिए। ये एक अलग है, इसको मैं A नाम दे दूँ, है ना। A मतलब इसका सिग्नल अलग है टोटल, है ना। ये भी अलग सिग्नल देगा क्योंकि इसके नीचे तो बेंजीन जुड़ी है और साइड में अलग, एनवायरनमेंट हो गया अलग, 2 सिग्नल तो यहीं काउंट हो गए। क्या इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन का सिग्नल सेम आएगा? देखो, इस हाइड्रोजन के इधर भी CH2 इधर भी CH2, नीचे जाओगे हाइड्रोजन नीचे जाओगे हाइड्रोजन, है ना, तो इन दोनों को मैं CC नाम दे देती हूँ। अभी तक 3 सिग्नल हो चुके हैं, है ना, क्योंकि CC को तो एक ही काउंट करेंगे। इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का सिग्नल सेम है क्योंकि इधर H है इधर H है और नीचे CH3 है, ठीक है, तो इसको मैं D और D नाम दे देती हूँ, मतलब 4 सिग्नल हो गए। इस CH3 का किसी से भी मैच नहीं कर रहा, इसका भी सिग्नल अलग है, इसको E नाम दे दिए, तो टोटल सिग्नल कितने आए हमारे पास? 5 सिग्नल आएंगे इसके 2 ही आ रहे, ये एक हाइड्रोजन एक वो सिग्नल दे देगा। इसका बताओ, इसमें आप क्या सोचोगे कि किसका क्या सिग्नल होना चाहिए, बताओ। इसका एक अलग मान लेते हैं, एक हो गया। ये हाइड्रोजन, इसके इधर हाइड्रोजन है उधर CH3, इसका B हो गया सिग्नल। इसका क्या है, इसके इधर हाइड्रोजन है इधर हाइड्रोजन है, तो इसका सिग्नल अलग हो गया। इसका क्या है, इधर CH3 है और इधर क्या है, इसके हाइड्रोजन है ना, और इसके भी इधर
लेकिन देखो इसके अंदर क्या था कि हम सिस और ट्रांस भी देखते हैं, मतलब हाइड्रोजन के इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन के सिस के अंदर है ना, तो इसी वजह से ये अपना अलग सिग्नल देगा, तो इसका 4 हो जाएगा, 4 सिग्नल हो जाएगा। इसमें बताओ। हाँ, इसमें देखा जाता है, इसलिए ये चारों ही अलग प्रकार के सिग्नल देते हैं। ठीक है, ये बताओ, सोचो क्या होगा इसके अंदर। CH2 है, सही है, 2 सिग्नल ये देगा। इसका बताओ, CH3 CH3, एक बार मैच कर लेना, उसके 4 सिग्नल आएंगे, है ना। और बेंजीन लिखो, बेंजीन का सिग्नल पूछा जाता है। बेंजीन में सारे हाइड्रोजन सेम है, कोई किसी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो बेंजीन का सिग्नल एक ही आएगा, है ना। और अगर बेंजीन के ऊपर CH3 जोड़ देना तो फिर सिग्नल 2 आएंगे। तो ये सारे लिख लेना, खुद से प्रैक्टिस कर लेना, समझ में आ जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो लिखो। साइक्लोहेक्सेन में कितने संकेत प्राप्त होते हैं? साइक्लोहेक्सेन में कितने सिग्नल्स होते हैं? बेंजीन का तो मैंने बता दिया था। अब आप लोग सोचो कि साइक्लोहेक्सेन आया है, अच्छा हम इसको ऐसा बना देते हैं और ये हाइड्रोजन आ जाएंगे सब जगह, तो कर दो इसका सिग्नल 1, है ना, कर दो, यही सोचोगे, पर ये बहुत गलत है। देखो साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, कभी सोचा है? साइक्लोहेक्सेन की 2 फॉर्म होती है, एक तो चेयर होती है और एक बोट फॉर्म होती है, मतलब साइक्लोहेक्सेन इन दोनों रूपों में पाया जाता है ना। और साइक्लोहेक्सेन के जो हाइड्रोजन होते हैं, एक ऐसा जुड़ा होता है और एक ऐसा जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये हाइड्रोजन होता है हमारा एक्सियल, ये वाला हाइड्रोजन होता है हमारा इक्विटोरियल। मतलब ये जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये 2 प्रकार के पाए जाते हैं साइक्लोहेक्सेन में, एक एक्सियल होता है और एक इक्विटोरियल होता है, तो इसलिए इसके सिग्नल भी 2 प्राप्त होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको उलझाने के लिए पूछा जाएगा, इसका आंसर होगा, सब सोचेंगे एक ही है तो एक ही करके आ जाएंगे, बट ये गलत है, 2 सिग्नल प्राप्त होते हैं, क्योंकि चेयर और बोट फॉर्म के अंदर उपस्थित होता है, ये भी लिख लेना। और देखो एक और चीज़ है कि कंफ्यूज करने के लिए क्या भी पूछा जाता है कि जो रूम टेम्परेचर पे साइक्लोहेक्सेन में सिग्नल्स बताओ, है ना। तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, जल्दी से ये बोट चेयर में बदल जाता है, चेयर बोट में बदल जाता है, तो फ्लिपिंग होती रहती है, इसलिए इसका सिग्नल 2 ही काउंट होता है हमेशा। ठीक है, लिख लो कि साइक्लोहेक्सेन के अंदर 2 सिग्नल प्राप्त होते हैं, क्योंकि ये है चेयर और बोट फॉर्म में उपस्थित होता है। एक हाइड्रोजन एक्सियल है और एक हाइड्रोजन इक्विटोरियल है। नेक्स्ट टॉपिक लिखो हमारा स्पिन स्प्लिटिंग। स्पिन स्प्लिटिंग, स्पिन स्प्लिटिंग लिखो। किसी कंपाउंड, यदि किसी कंपाउंड में किसी प्रोटॉन के निकट स्थित अन्य प्रोटॉन जिनका एनवायरनमेंट इससे अलग है, उससे अलग है, ये प्रोटॉन
एक्स्ट्रामैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में, एक्स्ट्रामैग्नेटिक फील्ड की उपस्थिति में अपने निकटवर्ती प्रोटॉन, अपने निकटवर्ती प्रोटॉन जिसे नेबरिंग प्रोटॉन भी कहा जाता है, निकटवर्ती प्रोटॉन की स्पिन से कपल्ड हो जाते हैं, युग्मित हो जाते हैं, कि स्पिन से कपल्ड हो जाते हैं या फिर युग्मित हो जाते हैं, और इनके सिग्नल्स कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और इनके सिग्नल्स कई भाग में विभाजित हो जाते हैं। इसे स्पिन स्पिन कपलिंग कहा जाता है, इसे स्पिन स्पिन कपलिंग कहा जाता है। लिखो, इन सिग्नल्स की स्प्लिटिंग, इन सिग्नल्स की स्प्लिटिंग n+1, इन सिग्नल्स की स्प्लिटिंग n+1 सिग्नल में होती है। स्प्लिटिंग मतलब इनकी जो डिवाइडेशन होता है वो n+1 में होती है, सिग्नल में होती है, जहाँ पर n नेबरिंग प्रोटॉन, निकटवर्ती प्रोटॉन है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है CH3CH2Br, कितने सिग्नल आएंगे? 2, ठीक है। लिखो इसे, इसमें जो सिग्नल्स है वो है 2। लिखो, ब्रोमोएथेन में, ब्रोमोएथेन में यही है ब्रोमोएथेन, जिनमें से एक CH2 के कारण सिग्नल आया है, एक सिग्नल CH2 के कारण आया है। वह दूसरा सिग्नल CH3 के कारण आया है। CH3 के कारण आया है। देखो, CH2 वाला सिग्नल 4 पार्ट्स में टूटेगा, जबकि CH3 वाला सिग्नल 3 पार्ट में टूटेगा। CH3 वाला सिग्नल 3 पार्ट के अंदर टूटेगा। फिर ये डायग्राम बनाओ इस प्रकार से। ये हमारा 0 सिग्नल पे क्या है? TMS 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ 1 से लेके 3 सिग्नल इस प्रकार, ये तो हो गए CH3 के, ये हो गए CH2 के सिग्नल। इस प्रकार से स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो अगर आपको एक समझ में आया हो तो ऐसा लिखना है कि जो ये CH3 के पास में CH2 है, मतलब CH2 के ऊपर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, 2 हाइड्रोजन उपस्थित है, तो 2+1 से हो गया 3, इसलिए ये 3 पार्ट में टूटा है। और अगर मैं इसकी बात करूं CH2 की, तो इसके पास वाले कार्बन पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, तो 3+1 यानी 4 पार्ट में टूटा है। नेक्स्ट हम एक और ऐसा ही क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। देखो, CH3CH2OH,
CH3 CH2OH। बताओ इसमें सिग्नल कितने होंगे? पहले तो हमें NMR सिग्नल देखने हैं। A, B और ये वाले हाइड्रोजन को कौन काउंट करेगा? 3 सिग्नल होंगे, ठीक है। तो इसमें आ गए हमारे पास 3 सिग्नल। अब मुझे बताओ कि बीच वाला यानी CH2 ये कितने पार्ट्स में टूटना चाहिए? CH2 के नेबरिंग में इधर है 3 और उधर भी एक हाइड्रोजन है 4, N+1 करो, 4 + 1 बराबर 5, मतलब ये 5 पार्ट्स में टूटेगा, ठीक है। CH3 है, इसके पास वाले कार्बन पर तो सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 + 1 करो 3, यानी ये 3 पार्ट में टूटेगा, ठीक है। स्प्लिटिंग देख रहे हैं हम। लास्ट OH है, OH के पास वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो फिर से 2 + 1, यानी ये 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होगा, 3 पार्ट में टूटेगा। अब लिखो इसे। लिख लिया? TMS आता ही है, हमेशा TMS को मत भूल जाना, ऐसे नहीं TMS लिखो ही नहीं। TMS 0 पे सिग्नल देता है, इसलिए इसने हमने इसको स्टैंडर्ड माना था। बाद में देखो TMS का यहाँ पे जो भी सिग्नल हो, बाद में आता है एक सिग्नल वाला OH, ये बहुत ही लंबा सिग्नल यानी पीक, इसकी बहुत ज़्यादा पीक आती है। यहाँ पे हम लिखेंगे DMSO, ये DMSO की पीक है ना, जो TMS के बाद आती है, डाईमेथिल सल्फोक्साइड, ठीक है। ये भी बना लेना, इसका क्या है? डाईमेथिल सल्फोक्साइड, फिर इसकी पीक आती है TMS के बाद में। और इसमें जो ये OH है उसकी भी OH, और फिर हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? 5 पीक वाले से, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नल छोड़ के 1 2 3 4 5, किसकी पीक थी ये? CH2 की थी। देन आगे 1 2 3 वाला, देन इसके आगे और भी 1 2 3 वाला, यानी OH वाला आ जाएगा। तो ये तो हमारी CH2 की पीक है, ये CH3 की पीक है और इधर OH की पीक है। इस प्रकार से ये सिग्नल स्प्लिट हो जाते हैं। क्या? TMS, ये DMSO। देखो ये अगर हम अल्कोहल लेते हैं ना, है ना, मैंने वहाँ पे अल्कोहल लिया है तो मुझे DMSO की भी पीक बनानी पड़ती है ना, तो ये कंपल्शन है, इसलिए बनाया है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अल्कोहल के अंदर ऐसा होता है कि जो डाईमेथिल सल्फोक्साइड होते हैं ना, उसको भी एज ए स्टैंडर्ड मानते हैं। तो इसके बीच में बहुत सारी पीक्स आती है, फिर ये ऐसे बनते हैं। बस समझाने का इतना ही था मेरा, तो कि अगर आपसे नेबरिंग हाइड्रोजन के बारे में स्प्लिटिंग पूछी जाए तो आप इस प्रकार से बनाओगे। अब इसी से ही रिलेटेड हमारा एक क्वेश्चन आता है कि पास्कल त्रिभुज पर टिप्पणी लिखिए। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे पास्कल ट्रायंगल। इम्पॉर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है ये पास्कल ट्रायंगल। पास्कल ट्रायंगल होता क्या है? देखो इसने क्या बताया था कि जो सिंगलेट, डबलेट, ट्रिपलेट, इन सब पीक्स के बारे में बताया था। लिखो, यदि किसी कंपाउंड में उपस्थित
यदि किसी कंपाउंड में उपस्थित हाइड्रोजन के नेबरिंग एनवायरनमेंट में अन्य हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं तो उस हाइड्रोजन का सिग्नल मल्टी कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाता है। मल्टी कंपोनेंट में विभाजित हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। इन विभाजित हुए सिग्नल्स की पीक इंटेंसिटी पीक क्या होती है? ये होती है पीक। ठीक है, पीक इंटेंसिटी का ऑर्डर एक्सप्लेन करने के लिए, का क्रम दर्शाने के लिए या उसके क्रम को समझाने के लिए पास्कल ने त्रिभुज बनाया, जिसे पास्कल त्रिभुज बोला गया। लिखो एक लाइन लिखो कि इसे n+1 के नियम से बनाया गया, जो कि n बराबर 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो एक तरफ तो लिखो सिग्नल और एक तरफ लिखना पीक इंटेंसिटी। अब देखो इसको बनाया कैसे। इसको बनाने के लिए पास्कल ने सबसे पहले n बराबर 0 से स्टार्ट करा था। ठीक है, n बराबर 0 से स्टार्ट किया तो इसने इस प्रकार से इसको डिवाइड करा कि पहला जो सिग्नल होगा वो 1:1 के अंदर होगा। ठीक है, फिर ये दोनों के बाद में जो दूसरा सिग्नल आएगा वो 1:2:1 होगा। इस प्रकार से उसने सिग्नल समझाए थे। हम इसको सिंपलेस्ट वे के अंदर लिखते हैं कि सिंगलेट, पहला लिखो सिग्नल के अंदर लिखो सिंगलेट, हिंदी में बोल दो, इंग्लिश में बोल दो, बोला इसे सिंगलेट ही जाएगा। सिंगलेट मतलब सिंगल से समझते हो? 1, सिर्फ ये 1 सिग्नल देगा। n बराबर 0 मतलब n+1 है तो 0 रखोगे तो 1 ही आएगा, तो एक पीक आएगी। ठीक है, नेक्स्ट होगा हमारा डबलेट। डबलेट के अंदर n बराबर 1 रख दिया, 1+1 2, तो 1:1 के अंदर आएगा और इसकी जो पीक होगी वो इस प्रकार से आएगी। देन है हमारा ट्रिपलेट। ट्रिपलेट में n=2 रखा तो हमारे 3 सिग्नल आए। अब 3 सिग्नल थे कौन से? 1:2:1 थे। ठीक है, इसने देखो इसने सीधा सा है, एक की जगह एक लिख दिया, फिर इन दोनों को जोड़ के लिख दिया बीच में, है ना, एक की जगह एक और बीच में इन दोनों का योग, ऐसा ही किया है और इसने कुछ ज़्यादा करा नहीं है। ठीक है, तो इसको कैसे बनाएंगे? 3 रेशियो को हम कैसे बनाएंगे? 3 पीक्स को इस प्रकार से, ये हो गया ट्रिपलेट। अब है हमारा क्वाड्रेट। 1 की जगह 1 लिख दूँ, ठीक है, इन दोनों को जोड़ो 3, फिर इन दोनों को जोड़ दो, फिर रेशियो 1 की जगह 1, ऐसा करना है।
बीच वालों को जोड़ के लिखना है, साइड वालों को ऐसे का ऐसे लिखना है। ये आ गई हमारी पीक्स क्वाड्रेट के अंदर। देन है क्वाड्रेट के बाद में क्विंटेट। पहले 1 की जगह 1, 1 + 3 4, 3 + 3 6, 3 + 1 फिर से 4 और 1 की जगह 1। जोड़ना आ रहा है, ऐसे ही जोड़ा था इसने, कुछ ज़्यादा काम नहीं किया। 1 2, फिर बीच वाली पीक को बड़ी बनाना, फिर 2 वाली सेम, इस प्रकार से। ये है हमारी क्विंटेट, मतलब 5, टोटल 5। फिर है सेक्सटेट। इसके अंदर n = 5 है, तो 6 सिग्नल आ जाएंगे। 1 की जगह 1, 4 + 1 5, 4 + 6 10, देन 6 + 4 10, 4 + 1 5, देन सीधा 1 आया। 6 सिग्नल आएंगे इसके। सिग्नल बना दी। इस प्रकार से ये था हमारा पास्कल का ट्रायंगल। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। आज की क्लास में इतना ही।